ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना। हमने देखा था इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और फिर हमने देखा था कि इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होता है। तो इंटीग्रेशन का यूज बस एक ही काम के लिए वो होता है, और वो है इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए। याद होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए। अच्छा, ग्राफ में इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, एरिया अंडर द कर्व होता है ना। ठीक है, चलिए काम करते हैं। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन का थोड़ा कुछ और यूज देखते हैं। यूज तो एक ही है, इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को क्या जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग ना जितने भी आपने चीजों का एरिया याद किया है, बोलो। जैसे बताओ, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो, सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। स्फेयर का, स्फेयर समझते हो? स्फेयर और सर्कल में अंतर है, ये तुमको समझ में आ रहा है? क्या अंतर है स्फेयर और सर्कल में? सर्कल जो होता है वो 2D होता है। चूड़ी क्या है? चूड़ी, चूड़ी सर्कल है, सर्कल है। रोटी क्या है? सर्कल है। सिक्का क्या है? लड्डू क्या है? सर्कल है, स्फेयर है। बॉल क्या है? बॉल स्फेयर है। हमारा अर्थ क्या है? स्फेयर है। ये समझ रहे हैं ना? तो सर्कल जो होता है वो चपटा होता है, वो 2D स्ट्रक्चर है, लेकिन स्फेयर 3D स्ट्रक्चर है, ऐसा उभरा हुआ होगा, है ना। तो स्फेयर का सरफेस एरिया हमने पढ़ा है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब ना। बताइए, कोन का, कोन का सरफेस एरिया कितना होता है? कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। आर बेस का रेडियस होता है, और एल जो होता है वो, हाँ, ये साइड वाला लेंथ होता है। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा करके होता है। तो ये सब आपने याद किया होगा, लेकिन आपको कभी ये प्रूफ नहीं कराया गया होगा कि आखिर ये सब आता कहाँ से है। आपको पता है ये सब का प्रूफ कहाँ से आता है? ये तो इन सब का प्रूफ हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं बाई यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग देखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या देखते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मिला है? अच्छा, रहने तो चल जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ द क्या? ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, हम देखेंगे, चलिए इधर देखिए, हम देखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को जबरदस्ती चाहे तो हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि इसका कोई प्रूफ होता नहीं है। फिर ये आया कहाँ से वो समझिएगा। बहुत पुराने जमाने की बात है, हजारों साल पुरानी बात है ये। यूनान में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं ना, हाँ, उसमें जो भी सर्कुलर चीजें होती थी, जैसे मान लीजिए कोई कुआं है, तो कुआं कैसा होता है? सर्कुलर ही ना होता है। चाहे मान लो अनाज रखने के लिए गांव में तुमने देखा होगा बखारी होता है, बेरही बोला जाता है इसको, है, बांस का ऐसा बनता है, ऊपर से मिट्टी का लेप लगाया जाता है। अच्छा बताइए, वो भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तालाब वगैरह भी सर्कुलर होता है ना। तो एक दिन किसी का ऐसा मन किया कि जैसे मान लो कि ये कुआं है, क्या है बाबू? कुआं है। किसी का मन किया ना कि थोड़ा सा हम इसका डायमीटर मेजर करें। अरे बोलो ना। तो लिया होगा उसने, एक फीता लिया होगा, बोलो। फिर उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मेजर किया होगा कि कितना है ये, कुछ आया होगा। मान लो कि ये जो है वो कितना आ गया? एक्स आ गया। फिर उसने उसी फीते को इसके ऊपर लपेटा होगा, ऐसे किया होगा। तो ऐसे करने से हमको ये वाला ना लेंथ मिलेगा, और इसी लेंथ को ना सर्कमफेरेंस कहा जाता है। मिला होगा, कुछ वाई मिला होगा। अरे बोलो। फिर जब उसने y/x किया, जा जा जा, ये y क्या है? y है ये वाला लेंथ, जो कि आप फीता लेके मेजर कर सकते हैं आराम से। आपके पास अगर कोई टेप होगा
तो उसे मेजर कर सकते हैं। तो कुछ आएगा, मान लो y आ गया, फिर उसने ये मेजर किया, बोलो तो ये कितना आ गया, x आ गया। फिर उसका मन किया कि क्यों ना चलो इसको थोड़ा डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो उसने डिवाइड किया तो एक नंबर आया जो कि था लगभग 3 पॉइंट कितना 14, कितना आया 3.14। अब ये क्या था, कुआं ना था। फिर उसका मन किया कि चलो कुएं के लिए तो ये जो रेशियो है, यानी सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 3.14। थोड़ा वो जो बखारी है उसके लिए मेजर करके देखते हैं। तो चलिए बखारी है तो थोड़ा सा में भी कहीं बड़ा होगा, अरे बोलो ना, कुएं से हो सकता है बड़ा होगा। तो उसने जब ये वाला पूरा लेंथ मेजर किया और इसके लिए उसको क्या करना होगा, फीता लेके ऐसे लपेट देना होगा। तो कुछ और आ गया, मान लो कुछ ए आ गया, क्या बोलते हो। और फिर जब उसने ये डायमीटर मेजर किया तो मान लो कुछ कितना आ गया, बी आ गया। जाहिर सी बात है सर्कमफेरेंस भी इससे डिफरेंट होगा, डायमीटर भी इससे डिफरेंट होगा। फिर सोचा कि थोड़ा रेशियो लेके देखते हैं। कमाल की बात यह है कि रेशियो कितना आया, एक बार फिर से 3.14 आया। आप समझ रहे हैं। फिर उसने कहा कि यार ये तो दोनों के लिए रेशियो सेम आ रहा है, एक काम करते हैं हम तालाब में चलते हैं। तो तालाब मान लो अगर सर्कुलर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि तालाब कुआं ही लिया होगा वो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए तालाब अगर सर्कुलर है, अब उसने फीता लेके पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मेजर किया, तो इस लेंथ को ही ना सर्कमफेरेंस कहा जाता है। मान लो कुछ अपने से कुछ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, प्रियांशु है, तो कुछ मान लो पी आ गया, क्या बोलते हो। फिर उसने जब ये सामने सामने मेजर किया कि आखिर ये कितना है, तुम्हारा नाम क्या है, है? रीत। तो मान लीजिए कुछ आर आ गया, जब उसने P बाई आर किया पता चल रहा है एक बार फिर से कितना आ रहा है 3.14 टाइप का चीज आ रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये 3.14 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बोलो ना। क्योंकि हर बार सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जब हम रेशियो ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 3.14। तो उसको बड़ा आश्चर्य है, उसको लगा कि बहुत अच्छा नंबर मैंने खोज लिया। फिर उसने कहा तब क्यों ना इसको एक नाम दिया जाए, और इस तरीके से जन्म हुआ किसका, पाई का। हालांकि लेटर ऑन जब और प्रिसीजन के साथ देखा गया तो पता चला कि ये और आगे भी जाते, 3.1415 ऐसे करके बहुत दूर तक जाता है। अब बोलो ना। तो इस तरीके से पाई का जन्म हुआ, ठीक है। अब आप बताइए, ये जो आप ऊपर में y चाहे a चाहे p लिख रहे थे, ये सब क्या है, ये सब सर्कमफेरेंस ही ना है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ऊपर में सर्कमफेरेंस और नीचे में ये जो आप x लिख रहे हैं, b लिख रहे हैं, r लिख रहे हैं, ये सब क्या है, डायमीटर है। एंड डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। तो क्या हम इसको 2r लिख सकते हैं। और बाबू ये कितना होता है पाई, ये प्रैक्टिकली निकाला गया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, सही है। अब हम इस 2r को उधर लेके चले जाएं तो बताइए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना आ गया, तो 2 पाई r आ गया, जो कि हमको याद भी है। अरे बोलो भाई, चलो ठीक है 2 पाई r आ गया। अब सुनिए, हमको पता करना है एरिया। क्या पता करना है, एरिया ऑफ दी सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, बोलो बच्चों, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसका रेडियस जो है हम लोग कैपिटल R मान लें, तो आप जानते हैं कि इसका एरिया आने वाला है पाई r स्क्वायर। लेकिन आज हमको इसको प्रूफ करना है, क्या करना है, और इंटीग्रेशन सब लोगों ने ठीक से पढ़ा है ना, क्योंकि अभी हम उसका यूज करने वाले हैं। तो प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें यार, एरिया का तो मतलब हुआ कि हमको ये पूरा ना निकालना पड़ेगा, पूरे का ना एरिया निकालना पड़ेगा, कैसे करें। तो हम अपने आप से एक सवाल करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, अरे बोलो, एरिया का मतलब हुआ कि हमको ये पूरा चाहिए, सर्कमफेरेंस का मतलब हमको बस इस किनारे का लेंथ चाहिए था, लेकिन एरिया के लिए तो हमको ये पूरे का ना एरिया चाहिए। तो हम पता करेंगे कि आखिर ये जो पूरा सर्कल है वो बना किससे है। आप इसको, अच्छा डिस्क समझते हो, डिस्क समझते हो। डिस्क में और रिंग में अंतर है, क्या डिस्क में और रिंग में होता दोनों सर्कुलर ही है, लेकिन फिर भी डिस्क में और रिंग में अंतर है। बताओ चूड़ी कैसा होता है, रिंग होता है कि डिस्क होता है, रिंग होता है, रिंग अंदर से खोखला रहेगा। अरे बोलो ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको रिंग बोला जाता है, अंदर से खोखला है। लेकिन बताइए रोटी कैसा होता है, रिंग होता है कि डिस्क होता है, क्या होता है, डिस्क होता है। तो जाहिर सी बात है एरिया तो हम डिस्क का ही ना निकाल पाएंगे, ये जो भरा रहेगा उसी का ना हम एरिया निकालेंगे। तो ये एक डिस्क है, पूरा भरा हुआ है, रोटी जो है भरा हुआ। मान लो तुमको घी लगाना है रोटी में, तो तुम सर्कमफेरेंस में लगाओगे कि एरिया में लगाओगे,
एरिया में लगाओगे। ठीक है, तो मैं खुद से एक सवाल कर रहा हूं कि आखिर ये डिस्क बना कैसे होगा। सोच रहा हूं मैं कि ये डिस्क बना कैसे होगा, किन सिमेट्रिकल टाइप की चीजों से ये डिस्क बना होगा। तो आप कुछ सजेशन दीजिए मुझको। अच्छा, ये लड़का कह रहा है कि सर अगर आपको ये डिस्क बनाना है ना, तो आप ढेर सारा रिंग ले लीजिए, जिसमें एक रिंग सर देखिए बहुत छोटा होगा, एक रिंग थोड़ा उससे बड़ा, एक रिंग उससे बड़ा, एक रिंग, अरे बोलो ना, एक रिंग के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा करके अगर हम ढेर सारा रिंग जो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके अगर हम लोग इस तरीके से फिट करते, अब माना कि मैंने बनाया है तो बीच बीच में गैप दिख रहा है, लेकिन ये गैप नहीं होगा। तो ढेर सारा रिंग अगर मैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ड्रॉ कर दूं, तुमको नहीं लग रहा है पूरा डिस्क बन जाएगा? अरे बोलो ना। हाँ, तो मैंने सोचा कि ये ढेर सारे रिंग से मिलकर बना। अच्छा, ढेर सारे में कितना रिंग? 5 रिंग, 10 रिंग, 50 रिंग की इनफाइनाइट रिंग, क्योंकि गैप तो हमको रखना नहीं है। इसके बगल में जस्ट एक और रिंग आ जाना चाहिए, इसके बगल में एक और रिंग आ जाना चाहिए। तो हमको लग रहा है कि अगर हम इनफाइनाइट रिंग्स को एक के ऊपर एक करके ऐसे सजा दें तो हमको पूरे का पूरा डिस्क मिल जाएगा। अरे बोलो। तब मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक रिंग कंसीडर करते हैं पहले। ध्यान से सुन रहे हो? बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, वेलकम। मैंने सोचा कि ये ढेर सारे रिंग से मिलकर बना है, तो मैं इसके अंदर एक रिंग अज्यूम करने जा रहा हूं। अब वो रिंग जो है वो मैंने, बाबू, वो रिंग जो है वो मैंने कितने रेडियस का लिया है? स्मॉल आर रेडियस का। और उस रिंग का भी तो कुछ थिकनेस तो होगा ना रे बाबू। लेकिन वो जो थिकनेस होगा वो कितना होगा? ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा? अब जब हम रिंग मान रहे हैं तो थिकनेस इनफाइनाइटली स्मॉल मान के चलेंगे। अगर हम रिंग मान रहे हैं तो थिकनेस कितना मानेंगे? इनफाइनाइट। तो बहुत पतला पतला ना रिंग होगा। तो बताइए, अगर ये थिकनेस इनफाइनाइटली स्मॉल है बच्चों, तो क्या हम इसको डी आर से दिखा दें? आप समझे नहीं? मैंने ये स्ट्रिप टाइप का हो गया, पट्टी टाइप का, रिबन टाइप का हो गया, जो कि सर्कुलर है। हे भगवान, बस इसका थिकनेस कितना है? इनफाइनाइटली स्मॉल है। और यह हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर इनफाइनाइटली स्मॉल हो तो उसके सामने क्या लग जाता है? डी। तो इसको ऐसे बोला जाएगा कि हमने आर रेडियस का, डी आर थिकनेस का एक पतला सा रिंग कंसीडर किया है, एक पतला सा स्ट्रिप कंसीडर किया है। अब देखिए मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद है, पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा, फिर इसके बगल वाले का एरिया निकालूंगा, फिर इसके बगल वाले का एरिया, फिर इसके बगल वाले का एरिया। ये करते करते मैं कहाँ पहुंचूंगा? यहाँ तक पहुंचूंगा। फिर इसके पहले वाले का, फिर इसके पहले वाले का, फिर इसके पहले, अरे ढेर सारा ना रिंग है। सबका एरिया अगर मैंने निकाल निकाल के जोड़ दिया तो क्या टोटल एरिया नहीं मिल जाएगा? तो बाकी सबका बाद में देखेंगे, पहले जो हमने ड्रॉ किया उसका एरिया निकाला जाए। सवाल है कि तब इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया आखिर कितना होगा? तो उसके लिए मैंने एक दिमाग लगाया। मैंने क्या किया कि यहाँ से काट के उखाड़ दिया। ये लो, उखड़ गया। देखो रिबन टाइप का लटका हुआ आपको दिख रहा है। अरे समझो ना कि स्टिकर है। स्टिकर नहीं होता, वहां से उखाड़ नहीं लेते हम लोग। समझ लो कि यहाँ से मैंने कट लगा दिया है, यहाँ से, और पकड़ के उखाड़ दिया। बताओ, ये तुमको रिबन एक लटका हुआ यहाँ दिख रहा है। अब इस रिबन को सीधा करके मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रख दिया, ऐसे सीधा करके। बहुत बढ़िया। तुम बताओ मुझको, इसका थिकनेस कितना होगा? चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई नहीं बोल रहे हो तुम? अरे डीआर होगी क्या? तो मैंने देखो डीआर लिख दिया। अब मैं लंबाई देखूंगा, तो बताओ लंबाई जो है, अरे भाई यही वाला चीज ना लंबाई बनेगा। और ये वाला चीज कितना लंबा होता है? नहीं नहीं, सब लोग बोल नहीं रहा है, लग रहा है बाकी लोगों को डर लग रहा है। जब आप इसको यहां से काट के उखाड़ दीजिएगा तो यही वाला चीज ना लंबाई बनेगा जी। और ये वाली चीज सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तुमको समझ में आया? हालांकि रुको ना, ये अंदर वाला लंबाई अब बाहर वाला लंबाई सेम होगा कि थोड़ा डिफरेंट होगा? बोलो बाबू, थोड़ा तो डिफरेंट होगा।
ये वाला बाहर वाला लंबाई जो होगा वो 2 पाई r प्लस डी आर। जा, अरे इसका जो रेडियस है वो r प्लस डी आर ना होगा, r प्लस कितना डी आर। लेकिन सुनिएगा, अगर एक बड़ी क्वांटिटी के बगल में एक बहुत छोटी क्वांटिटी प्लस या माइनस में हो तो हम उस छोटी क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम कब नेगलेक्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, क्या आप ये अच्छे से समझना चाहते हैं? बोलिए, क्योंकि ये हमको आगे चल के यूज भी करना है। तो एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो कि तुमको ना कोई बहुत महंगा चीज खरीदना है, बहुत महंगा। क्या खरीदा जाए? हेलीकॉप्टर खरीदा जाए। अरे वो मेला वाला हेलीकॉप्टर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओरिजिनल वाला हेलीकॉप्टर। तो मान लो हेलीकॉप्टर खरीदना है तुमको। हेलीकॉप्टर का दाम जो है, हेलीकॉप्टर का दाम जो है वो है 5 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया क्या? 5 करोड़ 2 रुपया उसका दाम है। हेलीकॉप्टर का दाम कितना है? 5 करोड़ 2 रुपया है। 2 रुपया आधार कार्ड का फोटो कॉपी का कहीं ले रहा होगा। अब आप बताइए, आप हेलीकॉप्टर खरीदने जाइएगा तो चिल्लर लेके जाइएगा क्या? आप तो एकदम सूटकेस में 5 करोड़ लेके जाइएगा, हैं? आप बोलिएगा, देखिए सुनिए, खोच मत फंसाइए, सुन लीजिए, मैं जानता हूं कि आपके औकात के बाहर की बात हो रही है, ठीक है? इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला कि मान लीजिए कि आप हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप तो 5 करोड़ सूटकेस में लेके जाइएगा। तो आप उससे अगर बोलिएगा कि देखो मेरे पास 5 करोड़ है लेकिन 2 रुपया नहीं है, बताइए ये डील होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या 2 रुपया के चलते वो आपको वापस लौटा देगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे क्या 2-3 रुपया कमा रहा होगा? कम से कम वो भी आपसे 1.5-2 करोड़ कमा रहा होगा। 3.5 करोड़ 4 करोड़ का हेलीकॉप्टर होगा, आपको वो 5 करोड़ में बेच रहा है। तो 2 रुपया के चलते थोड़े डील कैंसिल करेगा। वो बोलेगा चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मतलब आप डील कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि उसने इस 2 रुपये को क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया। अरे सुन रहे हो क्या? चाहे मान लो कि तुमने सही में 2 रुपया उसको दे दिया। अब खरीद के लेके आए, इधर रामना में उतरे। अब उतरोगे तो लोग आएगा ना तुम्हारा स्वागत करने के लिए, हेलीकॉप्टर उतरा है रामना में। लोग तुमसे पूछेगा कि ये हेलीकॉप्टर आपको कितने का पड़ा है? तो नहीं, आपने 5 करोड़ 2 रुपया उसको दिया है, अब 5 करोड़ 2 रुपया बोलिएगा। अब क्या बोलिएगा? 5 करोड़ का पड़ा है। आपको नहीं लग रहा कि 2 रुपया बोलते ही सारा इज्जत उतर जाएगा? मतलब ठीक है, 5 करोड़ 2 रुपया का पड़ा। 2 रुपया क्या है भाई? आप कितना बोलिएगा? 5 करोड़। क्या आप सिर्फ 5 करोड़ बोलिएगा तो आपने झूठ बोल दिया है क्या? ऊपर आपके खाते में पाप चढ़ जाएगा कि आदमी झूठ बोल दिया है। भगवान भी समझ रहे हैं कि 5 करोड़ 2 रुपये में और 5 करोड़ में कोई खास अंतर नहीं है, यानी कि ये चीज नेग्लेजिबल है। हम इसको नेगलेक्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मान लीजिए हेलीकॉप्टर का दाम जो है वो 4 करोड़ 99,99,998 रुपया है। माने 5 करोड़ में 2 रुपया कम। और देखो, बहुत महंगी चीजें जो होती हैं उनकी कीमत ऐसी ही होती है। जीन्स खरीदने जाओगे कहेगा 2,999 रुपया ना, वो है 3,000 का, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसे वो कुछ 2,000 समथिंग का है तो एग्जैक्टली वो 3,000 का। बोलो जल्दी। हाँ, कुछ टैक्स वैक्स का भी चक्कर होता है तो इसलिए वो लोग ऐसा दाम रखता है। अब आपने उसको 5 करोड़ का सूटकेस दिया, उसके पास 2 रुपया छुट्टा नहीं है, तो क्या आप ये डील करिएगा कि छोड़ के आ जाइएगा? हैं? ऑब्वियसली ये डील करिएगा। अरे वो तो 5 करोड़ बाद की बात है। पहले तो हम लोग मान लो जीन्स खरीदने जाते हैं और अगर 1,999 रुपये का है तो हम उसको 2,000 देते हैं। अब उतना 1,999 गिन के कौन देता है? 2,000 उसको हम देते हैं तो हमको तो लाज लगता है मांगने में, है कि नहीं, कि 1 रुपया वापस करिए। हालांकि थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं कि दे देता तो ठीक है रहता। लेकिन मान लीजिए अगर वो नहीं दे, नहीं है, होता है, कॉमन सिचुएशन है, हो सकता है कि नहीं हो 1 रुपया छूटा उसके बाद, तो क्या ऐसा थोड़ा कि हम छोड़ के आ जाते हैं? अरे बोलिए ना। तो ठीक है, उसके पास भी 2 रुपया नहीं है तो हम बोलेंगे चलो कोई बात नहीं है, और हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। चाहे सही में आप अगर उसने आपको 2 रुपया दे दिया, वही आप रामना में उतरे तो पड़ा तो 4 करोड़ 99,99,998 रुपये का नहीं है। तो कोई पूछेगा क्या बताओ कितने का पड़ा है? ऑब्वियसली आप 5 करोड़ बोलेंगे। आप 1,999 रुपए का कोई जीन्स खरीद के लेके आते हैं, कोई पूछता है कितने का पड़ा है?
तो 2000, अब 3000 मत बता देना, तब पाप चढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग 2000 बताते हैं। अरे बोलो, ठीक है, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से। अब मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर खरीद के आ रहे थे, तो अब कहाँ, इधर थोड़ा मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा, कहीं बहुत दूर दूर से आना होगा, दिल्ली उल्ली से आ रहे होगे। अब रास्ता में तुमको भूख लग गया, तो भूख लग गया तो कहीं पानून के गुमटी पे तुमने हेलीकॉप्टर उतारा। यमुना एक्सप्रेस वे नहीं है, तो उसमें तो जेट प्लेन उतर जाता है, तो हेलीकॉप्टर तो कह रहा साइड में उतर ही जाएगा कहीं। तो ऐसे ही किसी गुमटी के किनारे आपने हेलीकॉप्टर उतारा और आपने खरीदा 5 रुपए का मिल्क बिकीज खरीदा, बिस्किट खाने के लिए। लेकिन आपने उस, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी, 5 रुपए का, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी, हाँ ये 5 रुपए का आपने, अरे ये 5 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन तुमने बस उसको 3 रुपया दिया। कितना दिया? तुम्हारा जो ड्राइवर, सॉरी पायलट था, उसके पास होगा 3 रुपया छूटा, तुमने बस उसको 3 रुपया दिया और तुमने बोला कि देखो अभी हम हेलीकॉप्टर खरीद के आ रहे हैं, वो भी 2 रुपया छोड़ दिया है, तुम भी 2 रुपया छोड़ दो। वो छोड़ देगा? नहीं ना छोड़ेगा, झोटा झोटी हो जाएगा वहां। मेरे कहने का मतलब है कि ये दो भी 3 के रेस्पेक्ट में छोटा तो है, लेकिन नेग्लेजिबल नहीं है। ये वाला तो खैर आपके औकात के बाहर का एग्जाम्पल है, ये आप भी चाहें तो कहीं जाके कर सकते हैं। ये 5 रुपए का बिस्कुट लेके 3 रुपए देना, बोलने कि 2 रुपए का क्या औकात होता है, छोड़ दो। नहीं, 2 रुपए का औकात होता है कि नहीं होता है, ये डिसाइड करेगा उसके बगल वाला नंबर। हाँ, 5 करोड़ के रेस्पेक्ट में 2 रुपए की औकात नहीं है, लेकिन 3 के रेस्पेक्ट में तो 2 की औकात है ना। हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं? चाहे मान लीजिए कि आपने 3 रुपए का पार्ले जी खरीदा, 3 लिखा हुआ है ये, और आपने उसको 5 रुपया दिया, उसके पास 2 रुपया नहीं, आप भी छोड़ के नहीं आएंगे? अरे यहाँ तो आपने भी छोड़ दिया था ना। आप 3 रुपए का बिस्कुट खरीद रहे हैं, 5 रुपए दे रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे पास 2 रुपया नहीं, आप छोड़ के आ जाएंगे? नहीं आएगा। वो भले 2 रुपया नहीं है तो उसका हम कुछ और ले लेंगे, च्युइंगम ले लेंगे, चाहे टॉफी ले लेंगे, लेकिन छोड़ के तो नहीं आएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये नेग्लेजिबल नहीं है। और एक और बहुत खास बात आगे चल के इसका भी यूज आएगा कि कभी अगर 5 करोड़ 1 2 3 4 5 गुना 2 लिखा रहे तो इसको मत नेगलेक्ट कर देना। मत बोलना कि सर 5 करोड़ का रेस्पेक्ट नहीं, तो बहुत छोटा है, इसको नेगलेक्ट करोगे। ये इस 5 करोड़ को क्या बनाने जा रहा है? ये 10 करोड़ बना देगा, तो इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इवन अगर कहीं 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 दिया है तो इसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो नेगलेक्ट आप सिर्फ उस चीज को कर सकते हैं जो किसी बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ प्लस में या माइनस में लिखा रहे। अरे बोलो भाई, क्या यहां पर भी ध्यान से देखा जाए तो आर के रेस्पेक्ट में ये डी आर जो है वो बहुत बहुत छोटा है, तो क्या हम इस डी आर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम मान के चलेंगे बाबू की जितना अंदर वाले का लेंथ है उतना ही बाहर वाले का लेंथ है। आप इस डी आर को यहां से हटा दीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, ये भी 2 पाई आर हो जाएगा। बात सही भी है यार। मान लो कि अब जैसे दिखने में ना ये पट्टी इतना चौड़ा है, लेकिन एक्चुअल में तो ये बहुत पतला है। मान लो कि जैसे यही वाला वो पट्टी है, तुमको नहीं लग रहा है कि इनर रेडियस जितना होगा आउटर रेडियस भी लगभग उतना ही है? हाँ, अगर ये बहुत मोटा हो जाए, ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए ऐसा, तब इनर रेडियस और आउटर रेडियस सेम नहीं है। अरे बोलो ना, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भी सेम नहीं होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम मान सकते हैं कि चूंकि ये बहुत पतला है तो अंदर वाला लेंथ और बाहर वाला लेंथ दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, अब तुम बताओ, ये तुम्हारे सामने जो फोटो दिख रहा है ये किस चीज का फोटो है? ये क्या है? तेरे, अरे क्या है वो? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब आयत है, और आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब एक बात बताओ, इसका एरिया बहुत बड़ा होगा कि बहुत छोटा होगा? अब चौड़ाई ही इनफाइनेटली स्मॉल है तो एरिया भी तो इनफाइनेटली स्मॉल ही आएगा। तो इसका एरिया तो हम लोग ऐसा डी ना लिखेंगे, लंबाई कितना है 2 पाई आर, चौड़ाई कितना है डी आर। बोलिए ना, लंबाई गुना चौड़ाई तो मैंने लिखा है। अब आप बताइए, ये जो आपने एरिया निकाल दिया ये पूरे सर्कल का एरिया है कि बस इस पट्टी का एरिया है? अब आपको क्या करना हो, पूरे का एरिया है।
सिर्फ इस पट्टी का ना एरिया निकाला आपने, तो आपको यही चाहिए था कि पूरे का चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके बगल वाले पट्टी का एरिया, बगल वाले पट्टी का एरिया, बगल वाले का, पहले वाले का, सबका एरिया निकाल के जोड़ेंगे, जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल। अरे 2 होता, 4 होता, 10 होता कर लेते, इनफाइनाइट है, कहाँ से जोड़ेंगे? इसके लिए मैथमेटिक्स ने आपको एक उपाय बताया है। उसने कहा है जब कभी भी इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ना होगा, आप यूज कर लीजिएगा इंटीग्रेशन। आप सुन रहे हैं? हाँ, और वैसे भी देखिए ना, इधर डी समथिंग और इधर डी समथिंग मिल जाए, समझ जाना है कि अब हम क्या करने वाले हैं, सांप छोड़ने वाले हैं। हाँ, मैंने इंटीग्रेट करने वाले, तो लिखेंगे क्या, इंटीग्रेट बोथ साइड। बताइए, अंदर ऐसा डी ए और ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू कितना। अब लिमिट रखा जाए तो बताओ बाबू, बताओ इधर वेरिएबल कौन है, तो आर कम से कम कितना, बोलिए नहीं रहा है सब। सबसे पहला पट्टी यही ना मिलेगा, तो आर कम से कम होगा 0 और ये आर ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, कैपिटल आर। सबसे आखिरी पट्टी यहां मिलेगा तुमको। ये स्ट्रिप आप यहां भी ले सकते थे, आप यहां भी तो ले सकते थे, लेकिन कम से कम आप कहां लीजिएगा, यहां पे लीजिएगा जब आर 0 होगा, और ज्यादा से ज्यादा आप आर जब कैपिटल आर होगा वहां लीजिएगा। तो आर जो होगा मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना, कैपिटल आर। क्लियर है? जिस समय आप आर इज इक्वल टू 0 पे थे, उस समय अभी आपने कोई एरिया कवर नहीं किया है, तो आर इज इक्वल टू 0 पे एरिया कितना, 0। और जिस समय आप आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे पहुंच गए, टोटल एरिया देखिए आप कवर कर चुके हैं। ऐसे करते करते, अरे बोलो ना, जब तुम कैपिटल आर तक पहुंच जाओगे पूरा एरिया कवर हो गया कि नहीं? कौन बताएगा डीए का इंटीग्रेशन कितना? बोल नहीं रहा है सब। चलो ठीक है, तो डीए का इंटीग्रेशन है नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। हाई 2 पाई का क्या करें? 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पार्टिसिपेंट बाहर निकाल दो, बेचारे को बाहर निकालो। अंदर में क्या रहा, आर डी आर रहा, और 0 से लेके आर तक जाएगा कहानी। चलो बढ़िया है, 0 से लेके आर तक गया। अब तुम बताओ ये आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना होगा, कितना होगा, आर स्क्वायर होगा। सब लोग नहीं बोल रहा है, लेकिन बैच में कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। आर स्क्वायर बाई 2 होगा। अच्छा छोड़ो हटाओ, ये बताओ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? पावर कितना है, 1 है, तो पावर में 1 ऐड होता है और उसी पावर से डिवाइड होता है। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। चलो तो ठीक है, पहले इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में पहले ही बताइए ए की जगह क्या लिखा जाए, हम माइनस का साइन देके 0 लिखा जाए। ये समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, 2 पाई तो छाप दिया जाए, और तुम बता रहे हो कि आर स्क्वायर बाई 2 होता है। बोलो ब्रैकेट में घेरा जाए, लेकिन ब्रैकेट में पूरे को घेर सकते थे, लेकिन कांस्टेंट को तो बाहर ना निकाल लिया जाता है। नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला कहाँ, 2 से 2 कट गया, ए माइनस 0 ए हुआ, पाई पाई हुआ। क्या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखें, अब माइनस का साइन देके 0, सब आता है ना? बताओ ना एरिया बराबर कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? यानी पूरा एरिया होगा कितना, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? पूरा एरिया कितना होगा बताइए, पाई आर स्क्वायर होगा। बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ सकते हैं कि दोबारा समझें? कोई अगर दोबारा समझना चाहता हो हाथ उठाओ। एनीवन? नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा क्या है कि इसको हम एक और तरीके से को प्रूव करते हैं। एक और तरीके से प्रूव करें? चलो करते हैं। तो ये क्या था बताओ, सर्कल था, अरे क्या था, जिसका रेडियस कितना था, कैपिटल आर था। रेडियस कितना था बाबू बताइए, कैपिटल आर था। अब ध्यान से सुनिए, जब मैं पूछ रहा था कि किन सिमेट्रिकल टाइप की चीजों से ये पूरा डिस्क बना है, तो आपने कहा था कि सर एक रिंग ले लीजिए, उसके ऊपर एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, इससे ये पूरा का पूरा क्या सर्कल बन जाएगा। तो उसी दौरान कोई एक और इंसान आके मुझसे बोला कि सर रिंग चलिए ठीक है हम लोग मान ले रहे हैं, क्या हम बहुत पतले पतले ट्रायंगल्स से बना हुआ नहीं मान सकते हैं क्या इसको? बहुत पतले पतले ट्रायंगल्स से बना हुआ का मतलब हुआ कि सर देखिए एक ट्रायंगल आप ले लीजिए यहाँ, एक ट्रायंगल आप ले लीजिए यहाँ, जा जा जा,
एक ट्रायंगल आप ले लीजिए यहाँ, एक ट्रायंगल आप ले लीजिए यहाँ, एक ट्रायंगल आप ले लीजिए। आप समझ रहे हैं? तो आपको नहीं लग रहा कि ऐसा ऐसा ढेर सारा ट्रायंगल अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सजा दें, अब ध्यान दे रहे हैं, इससे भी तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। अब बोलो ना। चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने सोचा कि चलो तब थोड़ा इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल के देखते हैं। तो पिछली बार हमने एक रिंग न लिया था। कैसा रिंग लिया था? तो आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का रिंग लिया था। आर पर डी है। अब की बार हम एक पतला सा ट्रायंगल लेंगे। अब देखो वो ट्रायंगल हम लोग कैसे ले रहे हैं, सुनो ध्यान से। इसको हम लोग मानते हैं एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। एक्स एक्सिस को क्या मान लेते हैं? तो यहां से थीटा एंगल पे, कहां बच्चों? अरे बोलो ना। डी थीटा थिकनेस का। कितने का? क्योंकि हमको ट्रायंगल बहुत पतला लेना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसा लेना पड़ेगा? बहुत पतला लेना पड़ेगा। तो हमने थीटा एंगल पे डी थीटा थिकनेस का, बोलिए, एक पतला सा ट्रायंगल कंसीडर किया। ठीक है, इसको ना बच्चों एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और जो हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं ना, वो हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं। या तो आर पे डी आर करेंगे, ना तो थीटा पे डी थीटा करेंगे। बोल नहीं रहे हो? आर पे, पिछली बार आर पे डी आर का किए थे, अब की बार थीटा पे डी थीटा का कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हम एक्स पे करेंगे तो कैसा करेंगे? डी एक्स। हाथी पे करेंगे तो कैसा करेंगे? तो डी हाथी करेंगे। ये समझ रहे हो? आर पे डी आर, थीटा पे डी थीटा, एक्स पे डी एक्स, वाई पे डी वाई, हाथी पे डी हाथी, ऐसा करेंगे। तो ऐसा ही मैंने किया कि किसी थीटा एंगल पे, क्योंकि ट्रायंगल को तो आप ऐसे ना सजा रहे थे, जा ट्रायंगल को सजाने के लिए आप एंगल में घूम रहे हैं। हेलो? तो इसीलिए मैंने किसी थीटा एंगल पे डी थीटा थिकनेस का एक ट्रायंगल ले लिया। अब मकसद क्या है बताओ? मकसद है कि हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसके बगल वाले का निकालेंगे, फिर इसके बगल वाले का, फिर इसके बगल वाले का, फिर इससे पहले वाले का, सबका निकाल के क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। बोलो बच्चों। अब तुम बताओ यार कि इसका एरिया निकलेगा कैसे? ट्रायंगल का एरिया हमने पढ़ा है क्या? हाँ, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल को अगर हम उखाड़ के थोड़ा सीधा करके यहाँ पे, बोलो बाबू, इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो बताओ ना, बेस जो है वो यही ना है। कौन बताएगा ये बेस कितना होगा? चलो इसको हम लोग डीएल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्योंकि ये एंगल इनफाइनेटली स्मॉल है तो ये लेंथ भी इनफाइनेटली। कौन बताएगा कि ये डीएल कितना होगा अगर रेडियस आर है और ये वाला एंगल थीटा है? तो ट्रिगोनोमेट्री पहला लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था, सुनिए एक मिनट, ढेर तेज मत बनिए। थीटा है, ये आर है, ये एल है। क्या पढ़ा था हमने? थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। तो बताओ एल इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो थीटा इंटू आर। देखिए नहीं समझ में आया आपको? पहला चीज ट्रिगोनोमेट्री में जो मैंने बोला था याद रखना, और ये भी बोला था ये आगे चल के खूब यूज होने वाला है, वो ये था, थीटा इज इक्वल्स टू क्या? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अरे बोलो। तो क्या यहां पर भी हम लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल्स टू डीएल अपॉन आर? बाबू तो डीएल इज इक्वल्स टू कितना होगा? आर डी थीटा। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ये चीज रट लीजिए। ये क्या कर लीजिए कि अगर ये आर है, अरे बोलो, अरे ये क्या है, और ये डी थीटा है, तो ये जो लेंथ होता है ये आर इंटू डी थीटा होता है। यानी कि पता चल गया बेस जो है वो कितना है बताओ? अच्छा, हाइट कितना है? ए बच्चों, अरे हाइट यही ना होगा, यानी हाइट कुछ और नहीं, हाइट तो आर ही है, हाइट तो आर ही है। तो क्या अब हम इसका छोटा सा एरिया निकाल सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू क्या? हाइट। इज इट क्लियर? आप बताइए, ये जो एरिया निकला वो तो ये ट्रायंगल का ना छोटा सा एरिया निकला। हमको यही चाहिए क्या कि हमको टोटल का एरिया चाहिए? हमको तो इसके बगल वाले ट्रायंगल का भी चाहिए, उसके बगल वाले ट्रायंगल का भी, उसके बगल वाले ट्रायंगल। अरे बोलो,
इससे पहले वाले का, इसके पहले वाले का, और यहां से लेकर जाई, पता नहीं कैसे हो गया, कोई बात नहीं है। यहां से लेकर यहां तक जितना ट्रायंगल है सबका एरिया निकाल के जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या एक एक का एरिया निकाल पाना आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो मैथमेटिक्स ने आपसे क्या कहा फिर? मैथमेटिक्स ने पूछा जोड़ना है, तुमने कहा हाँ। फिर मैथमेटिक्स ने कहा क्या जिसको जोड़ना है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है? तो तुमने कहा हाँ। तो उसने कहा तो सांप छोड़ दो, आओ हम कर देते हैं अब इंटीग्रेट। बताइए इधर वेरिएबल कौन होगा? थीटा। जाहिर सी बात है, एक ट्रायंगल आप यहाँ लीजिएगा तो एक यहाँ लीजिएगा, एक यहाँ लीजिएगा, तो सबके लिए थीटा सेम थोड़े होगा। एक ट्रायंगल आप लीजिएगा 30 डिग्री पे कुछ होगा, 60 डिग्री पे कुछ, 90 डिग्री पे कुछ, 120। तो थीटा वेरिएबल है भाई। और वैसे भी डी जिसके साथ लगा होता है वो, लेकिन कैपिटल आर तो कांस्टेंट ना है। आप ट्रायंगल यहां लीजिए तब भी रेडियस कैपिटल आर ही होगा, आप ट्रायंगल यहां लीजिएगा तब भी रेडियस कैपिटल आर ही होगा, है ना बाबू? तो यहाँ वेरिएबल थीटा है, लिमिट थीटा के आधार पे रखा जाएगा। आप बताइए थीटा कम से कम कितना? पहला ट्रायंगल तुम यहीं पे ना लोगे तो कम से कम थीटा होगा, और उसके बाद आखिरी थीटा कहां तक जाएगा? 360 डिग्री। आखिरी जीरो, आखिरी ट्रायंगल तुम रे 0 डिग्री पे ले चुके हो, अभी आखिरी वाला कहां जाएगा? 360 डिग्री पे। तो थीटा जाएगा फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री। लेकिन हो गया अब 360 का जमाना खत्म। अब 360 आप लिखिएगा तो ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा। 360 डिग्री की जगह पे आपको 2 पाई लिखना होगा। बताइए तो ट्रिगोनोमेट्री पहला ही लेक्चर क्या हमने पढ़ा है कि एंगल का ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होता है। भले प्रैक्टिकली यूज करने के लिए ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अब हम लोग डिग्री कम यूज करेंगे। अब क्या यूज होगा? रेडियन। और 360 डिग्री रेडियन में कितना होता है? बोल नहीं रहे हो? 2 पाई होता है। तो 0 से लेके 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब कितना बताओ? 2 पाई। 0 से लेके बच्चों 360 डिग्री। बोलो जिस समय तुम थीटा इज इक्वल टू 0 पर थे कोई एरिया अभी तुमने कवर नहीं किया है, और जिस समय तुम पहुंच गए एकदम 360 डिग्री पे, तुम बताओ सारा एरिया कवर कर चुके हो कि नहीं? कौन बताएगा डीए का इंटीग्रेशन कितना? ए 0 से लेके ए तक। ये बताइए हाफ, और ये आर स्क्वायर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। तो ये आर स्क्वायर बाई 2 को कहाँ निकाल दो? बाहर निकाल दो। अंदर में क्या बचा? डी थीटा फ्रॉम 0 टू कितना? ये तुमको समझ में आया? फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अब तुम बताओ बाबू, इसको मिटा दूं ना मैं? हाँ ये बताओ इसका क्या करें? क्या करें इसका? क्या हम इसको a माइनस 0 लिख दें? अब कुछ कुछ इंटीग्रेशन फील हो रहा है ना? आप यकीन मानिए इंटीग्रेशन बहुत डरावनी चीज है किसी आम स्टूडेंट के लिए, है कि नहीं? लेकिन आपको उतना डर लग रहा है? हम लोग तो अब सांप मिलेगा तो ऐसा पकड़ के नचा के फेंक देंगे, है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो बाकी दुनिया को डरने दीजिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए। बताइए इसका आंसर होगा a माइनस 0, और ये आर स्क्वायर बाई 2 को तो हम ऐसा ही छापेंगे। कौन बोलेगा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना? dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, dA का a, तो डी थीटा का थीटा। वेरी गुड। तो ये थीटा कहां से कहां जाएगा? 0 से लेके 2 पाई। अब क्या किया जाए बाबू? ये तो a रहा, ये तो आर स्क्वायर बाई 2 रहा। एक बार थीटा की जगह पे 2 पाई या माइनस का साइन देके 0, तो मिला जुला के ये 2 पाई ही ना रहेगा। तो देखिए ना एरिया बराबर हो गया कितना? आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू कितना? 2 से 2 का आंसर आ गया एक बार फिर से पाई आर। आप समझ रहे हैं? बहुत कमाल की चीज है इंटीग्रेशन, है कि नहीं? कहीं भी जाके फंस जाओगे तुमको बाहर निकाल देगा। ठीक है? हाँ शेषनाग है, शेषनाग। धरती शेषनाग के फन पे ही ना है। ठीक है, तो ये आपको हर विकट परिस्थिति से उबार देगा। तो एक बार बढ़िया से देखिए, और अगर आप बोलिएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा।
देखिए ये प्रूफ वगैरह कभी पूछेगा नहीं, लेकिन बचपन से हम लोग पढ़ते तो आ रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आज तक हमने कभी ये नहीं जाना था कि क्यों होता है, और इवन आगे भी आपको कोई नहीं बताने वाला है। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग टाइम पास कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इससे ये भी समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन का यूज कब किया जाता है, और थोड़ा अच्छा भी लगेगा जान के कि कहाँ से आता है ये। अरे हमको क्या देख रहे हैं यार, इधर देखो। हमको ढेर देखोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। उधर देखो और बताओ, बताओ दोबारा समझाऊं क्या? दोबारा समझाऊं? अच्छा, घर पे जाके ये आप करेंगे ना? ठीक है, वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा, लेकिन एकदम कोशिश करिए कि अपने से करिए आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये तो सर्कल हो गया। अब क्या है, स्फेयर का देखा जाए। स्फेयर ऐसा, तो उसका सबसे पहले क्या निकाला जाए? सरफेस एरिया निकाला जाए। चलिए ठीक है, अब सुनिए। स्फेयर है, सरफेस एरिया चाहिए। खाली एरिया से मतलब है हमको। शांत रहिए। किससे मतलब है? बाहरी एरिया से मतलब, अंदर से हमको कोई मतलब। शांत रहिए, चुप। खाली हमको मतलब किससे है? एरिया से है। अंदर में क्या है उससे मतलब नहीं है। तो हम ये स्फेयर जो लेंगे, खोखला लेंगे। जा, क्या लेंगे? खोखला। कचकाड़ा का बॉल होता है, अंदर से कैसा होता है? वैसा ही लीजिए ना, कहे हमको एरिया से ही ना मतलब है। अरे बोलो ना। एक खोखला स्पेयर मैंने लिया, जिस बेचारे का रेडियस कितना है? कितना है? आर है। ऐसा आर है, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं इसका एरिया निकालूं, सरफेस एरिया निकालूं, ये मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, आप यकीन मानेंगे कि ये मैंने अपने स्टूडेंट जीवन में, जब मैं आपके एज में था, ये सारा प्रूफ घर पे जाके मैंने खुद से किया था। मेरे टीचर ने बस ये हिंट दिया था कि इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग चाहें तो ये सब प्रूफ कर सकते हैं। बहुत समय लगा, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में गए। हो सकता है कि पहला वाला वो प्रूफ करने में हमको 4-5 घंटे समय लग गया हो, लेकिन ये सारा प्रूफ मैंने अपने से किया है। आप कहीं कोटा वोटा पढ़ लीजिएगा, ये सब प्रूफ नहीं कराया जाता है, ठीक है। ये सब मैंने अपने से किया है। तो इसीलिए मैं जानता हूं कि कब क्या कैसे सोचा जाएगा। तो मैं यही सोच रहा था, जब ये स्फेयर था तो मैं यही सोच रहा था कि इसका एरिया निकालना है। तो ये तो अंदर से खोखला भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो ना। फिर मैं सोच रहा था कि आखिर ये बना किस टाइप के सिमेट्रिकल चीजों से हो सकता है, किस टाइप की चीजों से। सिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि अगर आप सर्कल ले रहे हैं तो बाकी सारा भी सर्कल ही होना चाहिए। तेरे की। अगर आप ट्रायंगल मान रहे हैं तो बाकी सारा भी, अगर आप स्क्वायर मान रहे हैं तो बाकी सारा भी स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि ये आखिर किस टाइप की चीज से मिलकर बना है। बोलो तो सर्कल। सर्कल कैसे सर्कल से बना है? अच्छा, ये लड़का बोल रहा है कि सर एक काम करिए सर एक छोटा सा सर्कल लीजिए, आप एकदम इतू सा सर्कल लीजिए, इसके ऊपर एक बड़ा लीजिए, इसके ऊपर एक, इस तरीके से इसको क्या करते जाइए, बड़ा करते, आप फिर इसको क्या करते जाइए, छोटा करते जाइए। ये हालांकि थोड़ा शक्तिमान टाइप का बन गया। चलिए मैं समझा रहा हूं सिचुएशन क्या है। सुनो, स्फेयर लो, ठीक है, और सलाद काटने वाला होता है, नहीं समझ रहे हो? उसमें तुम उसको काटना शुरू करो तो बताओ तुमको क्या मिलेगा? तुमको रिंग्स नहीं मिलेंगी। रे बाबू, अंदर से भरा नहीं है तेरे की। अरे अंदर से खोखला है। अब कचकाड़ा का एक बॉल लो, उसको ऐसे ऐसे काटना शुरू करोगे तो तुमको गोल गोल रिंग मिलेगा कि नहीं? सबसे ऊपर वाला रिंग बड़ा छोटा होगा, उससे नीचे वाला थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा कुछ देर तक बड़ा होगा, और फिर उसके बाद फिर छोटा होता जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक ढेर सारा रिंग अगर एक के ऊपर एक करके हम सजाते चले जाएं, जिसमें शुरू में हम रिंग को बड़ा करते जाएंगे और बाद में रिंग को छोटा करते जाएंगे, तो आपको नहीं लग रहा है ये पूरा का पूरा स्फीयर मिल जाएगा? ओ माय गॉड। अरे बोलो भाई। हाँ, ऐसा करेंगे। तो अब एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि हमको तो इसको रिंग्स में बांटना है। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे रिंग में इसको बांटूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
हालांकि मैंने तो इससे पहले भी बहुत कुछ किया था, जहां तक मुझको याद आ रहा है तो मैंने ऐसा ले लिया था, एक्स डिस्टेंस पे, इमेजिन करो ये स्फेयर है, स्फेयर इमेजिन हो रहा है, ये क्या है, सेंटर है, तो यहां से आर डिस्टेंस पे एक रिंग आएगा ना ऐसा, वो रिंग मैंने अज्यूम किया था, ठीक है। तो वैसा करके जब मैंने इंटीग्रेट किया था तो मुझसे इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, ऐसा इंटीग्रेशन आ गया था जो मैं उस समय तक नहीं पढ़ा था। फिर मैंने और सोचा कि अब क्या किया जाए, ऐसे में तो हो नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने कुछ मान लिया, मान लो कि इसको एक्स एक्सिस मान लिया जाए, बोलो बाबू। फिर मैंने यहां से थीटा एंगल पे, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे मैंने एक रिंग अज्यूम किया जिसकी चौड़ाई कितनी होगी, डी थीटा होगी। पता नहीं आपको समझ में आया भी कि नहीं आया है जी, एकदम तुमको समझ में नहीं आया। कितने लोगों को समझ में आया कि ये मैंने कैसे कंसीडर किया है? नहीं नहीं, कितने लोगों को समझ में आया कि ये ओरिएंटेशन एक्चुअल में कैसा है? अच्छा छोड़ो हटाओ, सुनो एक मिनट, शांत रहिए। पहले तो एक बात बताइए कि ये मान लीजिए कि एक स्फेयर है, उस पर स्टिकर चिपका हुआ है, बोलिए ना, स्टिकर चिपका हुआ है, तो यहां से आप अगर ऐसे करके काटते हैं तो उखाड़िएगा तो आपको एक रिबन टाइप का मिलेगा। आप समझे ही नहीं, अरे पागल रे, यहाँ एक स्टिकर ऐसा इस टाइप का होगा ना, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, अरे होगा ना। तो हम तो यही ना मान के चल रहे हैं कि ये ढेर सारे रिंग्स से मिल के बना है, तो हमको बस एक रिंग कंसीडर कर लेना इस स्फीयर पर कहीं। अब यार बॉल वॉल किसी के पास होगा क्या इधर? कोई है जो बॉल बॉल लेके आया हो? हैं? पंकज के पास पहले बॉल रहा करता था। अरे ना, तो इमेजिन करो ना यार, अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो वैसे भी समझना बेकार है। सुनो ध्यान से, ये स्फीयर है, शांत रहो। तो यहां पे मैंने एक पट्टी कंसीडर किया है, देखिए मजाक मत बनाइए, यहां पे मैंने क्या किया है, एक पट्टी कंसीडर किया है। तो हमने पट्टी कहां कंसीडर किया ये हमको बताना होता है, ऐसे कहीं लावारिस नहीं कंसीडर कर सकते हो। या तो बताना होगा कि एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस का किए हैं, या बताना होगा थीटा पर क्या डी थीटा का किए हैं। तो बाबू ये जो भी पट्टी होगा उसका कुछ चौड़ाई तो होगा ना रे। अब अगर हम इस नजरिए से देखें तो सामने से हमको ये एक सर्कल टाइप का दिख रहा है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चीज आर्क लेंथ नहीं हो गया रे। पटिया का जो चौड़ाई होगा वो कहीं ना कहीं इस फोटो के हिसाब से आर्क लेंथ की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ये पट्टी जो मैंने लिया है वो यहां से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, और कितनी चौड़ाई का, डी थीटा चौड़ाई का मैंने पट्टी लिया है। बोलना ही है, तुम बताओ तब। तब अगर ये आर है और ये डी थीटा है तो ये कितना होगा, आर इंटू डी थीटा। मैंने कहा कि याद रखना तुम, मैंने क्या कहा बोलो, याद रख, सही है। अब मकसद यही है कि इसको उखाड़ा जाए। अरे बोलो, कहने का मतलब है कि ये तो पूरा पूरा उधर ऐसे पीछे भी तो होगा ना, आप समझ रहे हैं ना, इस टाइप का पट्टी है, इस टाइप का पट्टी है, तो उखाड़ के सीधा किया जाए, तो उखाड़ के सीधा करोगे तो ऐसा एक रिबन टाइप का आएगा। कौन बताएगा इस रिबन की चौड़ाई कितनी होगी? रे रिबन का चौड़ाई कितना होगा, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू क्या, डी थीटा, ऐसा चौड़ाई होगा। अब इस रिबन की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई बच्चों, लंबाई यही वाला चीज ना लंबाई बनेगा। अरे आप समझ नहीं रहे हैं। तो आखिर ये लंबाई कितनी होगी ये जानने के लिए हम इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। अब सरकमफेरेंस निकालने के लिए देखिए मुझको कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ये सेंटर है बाबू, अरे बोलो ना, हाँ सेंटर है।
तो यही चीज ना इस वाले स्ट्रिप का रेडियस बनेगा। देखो अगर नहीं जानना है ये, मान लो आता है सर ठीक है 4πr² होता है, हमको आता है, नहीं जानना है कहां से आता है तुम हमको बता दो, मेरे पास भी उतना फुर्सत नहीं है, ठीक है बता दो, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, छोड़ देंगे ये सब। इस पट्टी को यहां से उखाड़ोगे, बोलो, यहां से काट के सब उखाड़ दोगे, रिबन टाइप का ऐसा लटक गया, ठीक है। चौड़ाई कितना होगा और लंबाई, यही चीज ना लंबाई बनेगा, ये चीज ना, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला रेडियस पता करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, लगभग थीटा ही होगा। मैंने कहने का मतलब है कि वैसे तो देखा जाए तो ये थीटा प्लस डी थीटा है, तो ये भी होना चाहिए थीटा प्लस, लेकिन थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा बहुत छोटा ना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी कितना होगा, लगभग थीटा ही होगा, क्योंकि ये तो बहुत पतला है, आप समझ रहे हैं ना। अरे भाई, तो आप ये बात जानते हैं ना कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअल में देखा जाए तो थीटा प्लस कितना है, डी थीटा, यहाँ तक थीटा और फिर डी थीटा, तो ये भी होना चाहिए थीटा प्लस डी थीटा, लेकिन कोई बात नहीं है, थीटा प्लस डी थीटा में डी थीटा थीटा से बहुत छोटा ना है, तो हम इसको भी थीटा मान सकते हैं। अब याद करिए वो दिन जब मैंने आपसे कहा था कि अगर ये थीटा होता है, ये ए होता है, तो थीटा के सामने वाला ए साइन थीटा होता है, और थीटा से सटा हुआ ए कॉस थीटा, ये हमने प्रूव भी किया है। फिर से प्रूव करके बताऊं, कोई चाहता है कि बताइए कहाँ से आया, एकदम बता दूंगा मैं, हाथ उठाओ जल्दी, तुम चाहता है बताऊंगा मैं। फिर ध्यान से देखो, सुनो, ये वाला अगर x है और ये क्या है, y है, तो तुम बताओ कि इस ट्रायंगल में ये x क्या है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है कि बेस है, परपेंडिकुलर है, बहुत बढ़िया। और y क्या है, और हाइपोटेनस हमको दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो तुम बताओ बाबू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता है, परपेंडिकुलर p और h का रिलेशन कौन देता है, साइन, लिखा जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा, x इज इक्वल टू होगा a साइन, याद रखना है रे बच्चों, ये होता है a साइन थीटा। तो बताओ बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता है, तो हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, y बाई a, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा। तो ये बार बार हम लोग नहीं करने जाएंगे, आज आखिरी बार मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि अगर कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस पता है और एंगल पता है, तो एंगल के सामने वाला साइड होता है a साइन थीटा, एंगल से सटा हुआ साइड होता है a cos थीटा। क्लियर है। इस चीज को अगर तुमको कहीं लिखना होगा तो लिख लो जल्दी से, कि अगर ये a है, ये थीटा है, तो ये होता है a साइन थीटा और ये होता है a cos थीटा। लिखो तो जल्दी, अगर पहले से नहीं पता हो तो। थीटा के सामने वाला a साइन थीटा और थीटा से सटा हुआ a cos थीटा। अरे हो गया, हो गया, चलो बढ़िया है। फोटो खींच रहा है, हाँ अब खींचो, गजब आदमी है, मतलब तुमसे ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तुम आगे चल के जब ट्रायंगल में फंसेगा ना तब तुमको समझ में आएगा। एहसास नहीं तुझको
हाँ सुनिए, एक बार फिर से इधर आ जाइए। चलिए ये देखिए, मैं कह रहा था बाबू, सुनो तो इधर, मैं कह रहा था कि ये लंबाई कितना है ये जानने के लिए तुमको ये वाला ना लेंथ चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये चीज सर्कुलर है। वो जो आपने पट्टी लिया है वो कैसा लिया है? सर्कुलर। सर्कल का सरकमफेरेंस जानने के लिए आपको इस सर्कल का रेडियस है, क्या लग रहा है? ये वाला रेडियस का कैपिटल आर है। अरे कैपिटल आर तो ये ना है, ये ना कैपिटल आर है, ये तो कैपिटल आर नहीं ना है। चलिए ना इसको हम लोग कुछ स्मॉल आर मान ले। क्या स्मॉल आर? तो कौन बताएगा ये स्मॉल आर कितना होगा? तो ध्यान से सुनना। क्या तुमको यहां एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल नजर आ रहा है जिसमें आपको हाइपोटेनस पता है कितना है? कैपिटल आर है। तो थीटा से सटा हुआ साइड कितना होगा? कॉस थीटा के साथ ना आता है। तो हाइपोटेनस अगर कैपिटल आर है तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कॉस थीटा। समझ में आ गया हमको? इसका रेडियस है कैपिटल आर कॉस थीटा। बोलिए। अब क्या है कि जब इसको यहां से काट के उखाड़ के सीधा करोगे तो 2 पाई आर लिखोगे। तो बाबू 2 पाई आर की जगह पे ये ना लिखोगे, यानी हो जाएगा ये आर कॉस थीटा। अब जल्दी से बताइए इस बेचारे का एरिया, एक्चुअली हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं? हम लोग ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला। अरे यही ना निकाल रहे हैं। इसका एरिया कितना होगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो बताइए डीए, हाँ क्योंकि बहुत पतला ना है, अगर बहुत पतला है तो जाहिर सी बात है इसका एरिया भी इनफाइनेटली स्मॉल आएगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 2 पाई आर कॉस थीटा एंड चौड़ाई है आर इंटू दे थीटा। क्या लग रहा है आपको? आपको रुको ना, क्या लग रहा है आपको? सिर्फ इसी पट्टी का एरिया चाहिए था कि यहां से लेकर यहां तक जितना पट्टी है सबका एरिया चाहिए? सबका एरिया चाहिए। तो हमको क्या करना होगा? ऐसा ऐसा जितना भी एरिया आएगा सबको ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए बताइए क्या बताया गया कि आप इंटीग्रेशन करिए, क्योंकि आप जिन चीजों को ऐड कर रहे हैं वो लोग इनफाइनेटली स्मॉल है। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, दोनों साइड सांप छोड़िए। आप इधर बताइए विच इज वेरिएबल? थीटा। सुनिए, तो लिमिट थीटा के आधार पे रखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, थीटा के आधार पे लिमिट रखेंगे और थीटा हम मेजर यहां से कर रहे हैं, ऐसा ना कर रहे हैं, यही से ना थीटा लिए थे। तो जो सबसे पहला पट्टी, जो सबसे पहला सर्कल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? वो यहाँ मिलेगा। और जो सबसे आखिरी मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? तो बताओ यहाँ वाली पट्टी तक पहुंचने के लिए तुमको इधर घूमना है, इधर घूमना है कि इधर घूमना है? नीचे ना जाना होगा। और कितना जाना होगा? 90 डिग्री। ओ माय गॉड। देखो अगर तुमने यहाँ कोई पट्टी लिया है, यहाँ कोई पट्टी लिया है, तो यहाँ तक आने के लिए हमको लग रहा है कि कुछ 60 डिग्री घूमना पड़ा। जा यहाँ कोई पट्टी लीजिएगा तो यहाँ तक, यहाँ आने के लिए यही ना आना है, हमको लग रहा है 10-15 डिग्री घूमना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वाली पट्टी तक पहुंचने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। तो हमको इस वाले तक के लिए कितना घूमना है? 90 डिग्री। इस वाले तक के लिए भी हमको कितना घूमना है? क्या बात है। तो 90 डिग्री से 90 डिग्री है, तो हमको समझ ही में नहीं आया। क्या मैं यहाँ 90 डिग्री से 90 डिग्री लिख दूं? नहीं। अब याद करिए वो दिन जब मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज घूम के मेजर करेंगे, हम एंगल का मेजरमेंट कैसा लेंगे? -90 डिग्री। नहीं समझे? तो ये हो जाएगा बाबू -90 डिग्री, और 90 डिग्री की जगह π/2 रख सकते हैं। तो -π/2 याद रखिएगा, π/2 90 डिग्री है। पढ़ा है ना ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों ने? अरे बोलो। देखो बिना मैथमेटिकल टूल्स क्लियर किए हुए मेरे साथ फिजिक्स में तो एंटर मत करना, समझ रहे हो ना? चलते ट्रेन पर से फेंक देंगे तुमको नीचे। तुम ये सोच रहे हो कि अब फिजिक्स में अब हम लोग तो एंटर, हाँ हो गया, मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो चुका है, अब अगले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स में एंटर कर जाएंगे, है ना? लेकिन इधर 2-3 दिन बकरीद का छुट्टी है, तो अगर अभी भी तुम्हारा कम से कम ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री और क्या, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, बाबू ये 4 को चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। पहला हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, जो लगभग 10-12 दिन चलेगा।
उसमें मैथमेटिकल टूल्स का यूज, लेकिन उसके बाद जो मोशन स्टार्ट होगा, पहले ही लेक्चर, पहले ही दूसरे लेक्चर में आपको चारों एक साथ मिलेगा। डिफरेंशिएशन भी मिलेगा, इंटीग्रेशन भी मिलेगा, सब वेक्टर तो खैर मिलेगा ही, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब वैसे भी वेक्टर होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। चलो बताओ बाबू, पहला पट्टी जो तुमको मिला उसके लिए कितना घूमना है बताओ? -90। अरे आप समझ भी रहे हैं? और जो सबसे आखिरी पट्टी मिलेगा वहां तक जाने के लिए, तो इसको -π/2 से +π/2 कर लिया जाए। जब आप एकदम यहां हैं अभी, यानी अभी आपने कोई एरिया कवर नहीं किया है, तो थीटा इज इक्वल टू -π/2 पे एरिया कितना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों तुम इधर घूमते जा रहे हो, तुम एरिया कवर करते जा रहे हो, और जब यहां पहुंच जाओगे तो तुमने सारा एरिया ना कवर कर लिया। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि π/2 पे एरिया कितना ए। कौन बताएगा डीए का इंटीग्रेशन कितना? ए। और ये बताओ 0 से लेके ए तक जाएगा। इसमें बताओ बाबू क्या वेरिएबल है? थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। तो ये 2πr और r का स्क्वायर कांस्टेंट ना है, तो 2πr² को आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर में बचेगा cos थीटा इंटू, देखो आ गया cos थीटा डी थीटा आ गया। अब -π/2 से कितना बताइए? +π, cos थीटा का इंटीग्रेशन। cos थीटा का इंटीग्रेशन, इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया है। जिसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है उसका इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, और जिसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा उसका इंटीग्रेशन। अगर कंफ्यूज हो, जैसे आप क्या, मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर अचानक से वो खटाक से पूछेगा, अरे बोलो ना, समझ लो मैं रास्ते में चल रहा हूँ, तुम हमको प्रणाम करोगे, मैं खुश रहो बोलने जाऊंगा तो बोलने की खुश रहो, बाद में बोले पहले बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है। अचानक से तुमने पूछ लिया, तो सही मायने में देखो तो रटा हुआ मेरा भी, मैं तुरंत पता है क्या दिमाग लगाऊंगा, अच्छा साइन थीटा का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, तो इंटीग्रेशन -cos थीटा होगा। अगर cos थीटा का इंटीग्रेशन पूछोगे, मैं देखूंगा cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा प्लस में साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा बस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2πr, और बच्चों मेरे साइन थीटा -π/2 से लेके +π/2। इज इट क्लियर? अच्छा सॉरी, स्क्वायर छूट गया, ये बोल रहे हो, क्या बात है, वेरी गुड। तो मैं चेक करता हूँ बीच बीच में कि आपका ध्यान जो है बढ़िया से इधर है कि नहीं। अब आप बताइए कि इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो a-0 आएगा, तो a-0 a रहेगा कि नहीं? 2πr² को तो जस्ट छाप दिया जाए। अब बताइए जहाँ थीटा है उसकी जगह पहले क्या रखेंगे? π/2। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा साइन π/2, अब माइनस का साइन देके रखेंगे साइन -π/2। बोलो तो बाबू जल्दी, ऐसा होगा कि नहीं? अब फिर याद करो ट्रिगोनोमेट्री की वो बात जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर साइन माइनस थीटा हो तो वो होता है माइनस साइन थीटा। प्रूफ किया था, याद है? 10-12 को पार्ट था जिसका आखिरी का 3 पार्ट ऐसा था, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा। तो बताओ, ये वाला साइन बाहर आता था और ये बनता था माइनस साइन थीटा, ये वाला साइन बाहर आता था, ये तो कॉस थीटा ही रह जाता था, ये भी बाहर आता था, ये माइनस टेन थीटा। ये समझ में आया? तो क्या हम इस माइनस साइन को बाहर निकाल दें? बोल नहीं रहे हैं आप, पता नहीं क्यों। ये माइनस साइन बाहर निकलेगा, ये प्लस हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr², बोलो, और साइन π/2 कितना? 1, माइनस माइनस मिलके प्लस, फिर साइन π/2 कितना? 1, 1 + 1 कितना? और 2 × 2 कितना? तो एरिया कितना आया? और क्या नहीं आना चाहिए? देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना? बस समझना भर ही है, क्योंकि आगे चल के हम ऐसे एलिमेंट्स खूब लेने वाले हैं। जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, जब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, तो ऐसा हम करने वाले हैं। थीटा पर डी थीटा, ये क्या हुआ है? ये आपको समझ में आया है? ईमानदारी से बोलो कि कैसे आया ये, कि दोबारा समझें। क्लियर है? हो जाएगा? चलिए ठीक है, एक और देख ले क्या।
प्लीज। वॉल्यूम देख ले, वॉल्यूम। वॉल्यूम हम दो टाइप से देख सकते। अच्छा, मैं आप देखिए, वॉल्यूम तो मैं दो टाइप से तुमको बता दूंगा कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितने लोग, सुनिए, अच्छा ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट इधर देखिए, मैं ये बिल्कुल छोड़ देता हूँ। आप